तो ये बच्चों हम आज एक कंपनी का परफॉर्मा डिस्कस करने जा रहे हैं, बैलेंस शीट का। और जी, एक कंपनी की बैलेंस शीट, हाउ डज इट वर्क? कंपनी अपनी बैलेंस शीट कैसे बनाती है? तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टुडे एंड हाउ द बैलेंस शीट इज ड्रॉन। बैलेंस शीट का बच्चों मतलब होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज हम कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं और साथ में पीएल कैसे बनाते हैं। क्योंकि चाहे हम इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक करें या डिबेंचर्स टॉपिक करें, अल्टीमेटली हर चीज में यह देखा जाता है कि बैलेंस शीट में क्या जा रहा है, what amount is being written, being transferred, being recorded in the balance sheet. That is also called final account of a company, is also called schedule 3. It is also called schedule 3, schedule 3, because schedule 3 is given in the balance sheet, in the company law. Schedule 3 is given in the company law, तो इसलिए बच्चों उसको शेड्यूल 3 बोलते हैं। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे करना है इसको। ये देखिए, अब सबसे पहले मैं बनाने जा रहा हूं बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और जनरली मैं एक बात और बता दूं यहां कि अक्सर ये जो स्टेटमेंट बनते हैं ये राइट साइड, अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनते हैं। एक जमाना था जब कंपनी के पीएल इस तरीके से बना करते थे। एक बच्चों जमाना था जब कंपनी के पीएल ऐसे बनते थे, टी शेप में ऐसे। यहां हम सेल्स लिखा करते थे और यहां परचेज लिखते थे, पीएल अकाउंट बनता था। अभी क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट फॉर्म हो गया, प्रेजेंटेशन जो है अब स्टेटमेंट फॉर्म में आ गया और वर्किंग नोट साथ में आते हैं जिसको हम नोट्स टू अकाउंट्स बोलते हैं। नोट नंबर, नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो अब ये आता है यहां पर, सबसे पहले यहां आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरे साथ साथ आप लोग भी कॉपी करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और ये दो कॉलम का मतलब है करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। करंट ईयर है एंड प्रीवियस ईयर है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पे आ जाएगा। इसमें क्या क्या आता है हिंट के लिए बता रहा हूं। सेल्स, इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो भी हमारे ऑपरेशंस है, सेल्स, कमीशन, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ये पीएल की क्रेडिट साइड है। और इसके ऊपर लिख सकते हो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है ये। इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है बच्चों, अब जरा तनिक आगे बढ़ते हैं। अदर इनकम्स, अदर इनकम्स में क्या क्या आएगा बच्चों? यहां नोट्स टू अकाउंट, यहां 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा। ये नोट्स टू अकाउंट्स क्या, इनका डिस्क्रिप्शन नोट्स में जाएगा। अदर इनकम्स में बच्चों हम क्या क्या लेंगे, इसका बच्चों जवाब आता है हम अदर इनकम्स में लेंगे। मैं एक अलग से लिख रहा हूं, अदर इनकम्स में हम क्या क्या लेंगे। हम यहां पर मतलब अदर इनकम्स में हम लेंगे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, ये अलग से दिखाना है, रेंट इनकम, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट लिखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
ठीक है, और मिसलेनियस इनकम, और ट्रांसफर फी रिसीव्ड, ये हमारी अदर इनकम्स में आता है। तो ये सबका टोटल करके यहां पर लिख देंगे इधर। वैसे हमें जनरली 2 साल तो ये दिए हुए हैं परफॉर्मा में, अक्सर एक ही साल होता है, 2 साल होते ही नहीं है। ठीक है, अब ये बच्चों, हर बच्चे के करिकुलम में ये होता है, प्लीज भरोसा रख के आप लोग इसको सुनते रहो, देखते रहो, बस भरोसा रखो। इट इज एवरीथिंग इज इन योर करिकुलम। ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं बच्चों कि एक कंपनी एक कंपनी की पीएल और बैलेंस शीट का परफॉर्मा क्या है, और जैसे कोई भी टॉपिक में बार बार हिंट दे रहा हूं, शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनल अकाउंट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है लेजर्स बनाओ और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाओ, और कंपैरेटिव कॉमन साइज चैप्टर है, रेशो चैप्टर है। बच्चों वो कर ही नहीं सकते जब तक हमें बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट ऑफ अ कंपनी ना आता हो। सिर्फ परफॉर्मा मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं इस क्लास में, सबको बहुत शिद्दत से समझना है, सुनना है, लिखना भी है और याद करने की कोशिश करनी है। अब आता है बच्चों एक्सपेंसेस। यहां से पीएल की डेबिट साइड शुरू हो जाती है। ऊपर की जो 2 आइटम थी वो पीएल की क्रेडिट साइड थी, यहां से पीएल की डेबिट साइड शुरू हो जाती है। इसमें आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको वर्किंग नोट्स में बाहर अरेंज करके यहां फिगर लिखनी है। ये कैसे निकलता है इस पे भी एक नजर देख लीजिए। हाउ डू वी गेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस of raw material plus expenses in relation to purchase of raw material minus closing stock of raw material। तो यहां इनको लेना है, इसको लेना है, इसको लेना है और इसको माइनस कर देना है। ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये नोट्स टू अकाउंट्स में बनाना है। उनका ये कहना है वहां पर मिनिमम आइटम लिखो, सीधी सीधी लिखो। और वर्किंग नोट नंबर 3 जैसे अभी मैंने बनाया, इसको नीचे ले जाओ 3 में, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स पीएल और बैलेंस शीट के बाहर बनाओ। ये पीएल बन रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो हम बना बनाया माल खरीदते हैं। यदि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहां आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये यहां पर आ जाएगा। फिर चेंजेस इन स्टॉक है, चेंजेस इन स्टॉक या इन्वेंट्री ऑफ WIP change in stock of WIP and stock in trade। यहां पर आ जाएगा। चेंजेस का मतलब क्या लेना है, कैसे लेना है? चेंजेस का मतलब लेना है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
तो अगर जो नेगेटिव आया तो नेगेटिव, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव। सिर्फ बच्चों ये परफॉर्मा याद करना है आपको। ये देखो, जो आपने क्लास 11th में, कोई भी बच्चा जो क्लास 11th में भी सीख के आता है, वो पीएल को भी लेजर शेप में बनाता है, बैलेंस शीट को भी टी शेप में बनाता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पीएल भी अब स्टेटमेंट ऑफ पीएल है और बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट है। यही चीज हमने देखनी है कि कैसे इन खर्चों को कहां कहां शो करना है। फिर आता है इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वो जो एम्प्लॉयज के तनख्वाह के खर्चे हैं वो यहां आएंगे, सैलरी, प्रोविजन, सब यहां आएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिर इसके बाद कंपनी में सबको यह बात पता है, हम डिबेंचर भी इशू करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, कंपनी के डिबेंचर्स को जो हम इंटरेस्ट देते हैं, लोन को जो इंटरेस्ट देते हैं, वो फाइनेंस कॉस्ट बन जाता है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। अमोर्टाइजेशन बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट्स को। और फिर अदर एक्सपेंसेस में बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, तरह तरह के खर्चे जो नहीं एडजस्ट हुए वो किस में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। जैसे ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सब इसमें आएंगे। अब आता है यहां पर टोटल एक्सपेंस। तो ऊपर जो टोटल इनकम आई थी ऊपर ये, और जो नीचे टोटल एक्सपेंसेस आए हैं, यदि हम टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस घटाएंगे, ये कंटिन्यूड है, वहां जगह नहीं है लिखने की, तो यहां से आगे यहां ले रहा हूं। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस को वो बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस आइटम्स। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आएगा बच्चों जो ऊपर आया, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। यहां 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 ये हमारा करंट ईयर है, ये मेरा प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में फिगर तभी भरी जाएगी यदि क्वेश्चन में वो फिगर होगी, वरना प्रीवियस ईयर में अक्सर जब वो फिगर नहीं होती है तो वो कॉलम खाली रहेगा। सिर्फ आपकी जो फिगर्स भरी जाएंगी वो करंट ईयर में भरी जाएंगी, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो प्रीवियस ईयर कॉलम आएगा जरूर एग्जाम में, लेकिन ब्लैंक छूटता रहेगा। अब बच्चों यहां पर आता है प्लस या माइनस एक्सेप्शनल आइटम। अब आप कहेंगे सर ये प्लस या माइनस क्यों कर दिया? मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो माइनस हो जाएगा, और यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है तो यहां प्लस हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको भी एडजस्ट कर लेंगे तो प्रॉफिट को दोबारा से नाम देंगे, प्रॉफिट को दोबारा से नाम देंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में कोई भी आइटम ऐसी आ जाती है
कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी की कैटेगरी में आती है, ऐसा कंपनी लॉ में पहले से बताया गया है। तो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, ये है, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड ड्यू टू अर्थक्वेक और पेंडेमिक्स, ये यहां पर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। और यदि इसमें कई बार उल्टा भी हो जाता है, कुछ माइनस भी हो जाता है, रेयर होता है बट हो जाता है, उसको माइनस करेंगे। अब बस ये हमारा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ लो ये पीएल यहां समाप्त होने वाला है, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। फिर इसमें से इनकम टैक्स का प्रोविजन घटा देना है। इसमें इनकम टैक्स में दो कैटेगरीज होती है, कभी आगे जाके इसको डिटेल में बताऊंगा, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। तो दोनों को जोड़ दो तो टैक्स एज पर अकाउंट्स आ जाता है, इसको यहां घटा देना है तो ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है और यहां पर पीएल समाप्त हो जाता है। ये परफॉर्मा सब बच्चों को आना चाहिए, बहुत बेसिक परफॉर्मा है, बहुत ज्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, सो दे शुड नो। अब आता है बच्चों असली बैलेंस शीट, कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, मैं उस पे आ रहा हूं। और एक सवाल और आता है, क्या कंपनी का पीएल बनाने के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता? यदि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे तो उसको तो कहीं भी नहीं लिया। उसका जवाब है बच्चों, वो जो हम डिविडेंड देंगे उसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन, पीएल अप्रोप्रिएशन। वो बनेगा बैलेंस शीट के अंदर अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसमें मैं एक लाइन बोल रहा हूं, वट एवर प्रॉफिट is distributed or appropriated amongst shareholders, it is shown, it is called appropriation of profit. A separate appropriation of PL is not made its working is done under the heading reserves and surplus of balance sheet. It means workings of PL appropriation account is made under the heading reserves and surplus. कहां बनेगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस में बनेगा। सेपरेट अप्रोप्रिएशन आपको नहीं दिखने वाला है। जब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस की वर्किंग करेंगे बैलेंस शीट के लिए, जहां पर आप लिखते हैं पीएल का बैलेंस, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व,
ये सब चीजें कंपनी की बैलेंस शीट में जहां आप लिखते हैं ये वहां आएंगी, देयर इट विल कम। जी बच्चों, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आता है, जरा एक बार बैलेंस शीट शुरू तो करें, फिर देखते हैं क्या क्या आइटम बैलेंस शीट में आती हैं, क्या क्या बनता है। इसमें भी वही एक कॉलम बनेगा नोट्स टू अकाउंट्स का, और ये करंट ईयर है और ये प्रीवियस ईयर है। इसमें भी मैंने आपको बताया अक्सर करंट ईयर की ही फिगर्स एकेडमिक बेसिस पे आती हैं। प्रैक्टिकली जो बैलेंस शीट बनती है उसमें दोनों फिगर्स होती हैं, बट एक स्टूडेंट से जनरली एक ही फिगर आती है उसमें एग्जाम में, जो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है। अब आता है बैलेंस शीट। इसमें बच्चों जो लायबिलिटी साइड है, ये बैलेंस शीट है, जो लायबिलिटी साइड है इसका नाम रखा गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड को, जिसमें शेयर कैपिटल जो आप इशू करते हो बार बार, प्रेफरेंस शेयर इशूड, इक्विटी शेयर इशूड, वो आती है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व जो शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं, वो सब चीजें इक्विटी में आती हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारा हेडिंग हो गया। पहली आइटम का नाम है यहां शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड ये आ गया बच्चों। इसमें पहला आइटम है ए शेयर कैपिटल। सब लोग जानते हैं कंपनी दो तरह की कैपिटल इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। तो वो दोनों कैपिटल का जो टोटल है, जो असली टोटल है, जिसको हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर, पेड अप, पेड अप कैपिटल बाहर आती है। यहां आउटर कॉलम में कौन सी कैपिटल आती है? पेड अप कैपिटल, इट कम्स हियर आउटर कॉलम में, ये पेड अप। पेड अप कैपिटल क्या होती है? जैसे हमने शेयर्स इशू करे, सपोज हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे 10 इंच, 10 लाख के, लेकिन लास्ट में कुछ कॉल्स इन अरियर है। जो लोगों ने इश्यू ऑफ शेयर्स कभी पढ़ा है वो जानते हैं कॉल्स इन अरियर किसको बोलते हैं। शेयर्स अभी फॉरफिट नहीं हुए, कॉल्स इन अरियर है, तो 9,80,000 हमारी पेड अप कैपिटल होती है। मतलब हमारे मांगे जाने पर जिन लोगों ने पैसा दिया उसको बोला जाता है पेड अप कैपिटल। वी डिमांडेड मनी एंड पीपल पेड, इट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। उसको यहां लेते हैं पेड अप कैपिटल में 9,80,000। फिर आता है, ये बाहर आती है आउटर कॉलम में यहां। फिर आता है बच्चों इसमें दूसरा हेडिंग आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसके लिए हमें अलग से वर्किंग करनी पड़ती है। इस रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, अब आता है इसी में रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो रही है, तो इसकी वर्किंग कहां बनेगी? इसकी वर्किंग अलग से बनेगी बाहर, अभी मैं बताऊंगा रिजर्व एंड सरप्लस की। और बाहर से जो वर्किंग होके फिगर आएगी वो यहां रेडी फिगर आएगी। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में ही डिविडेंड पेड जो होगा वो घटेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो रिजर्व एंड सरप्लस में वर्किंग में आएगा पहले। जो अभी आपने पीएल बनाया ये, और इससे आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला ये जाकर किसमें, जैसे हम बोलते हैं कि ये नदियां समुद्र में मिलती हैं, तो ये प्रॉफिट जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व कंपनी का कहां मिलेगा? इनका संगम होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस।
all these items will come under the heading reserves and surplus. So I will show you how to do the working of reserves and surplus. एक हल्का हिंट दे रहा हूं, इसको elaborate करूंगा. ये बच्चों मैं वर्किंग बता रहा हूं रिजर्व एंड सरप्लस की कैसे आती है. मान लो हम बना रहे हैं इसको 1920 फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो यहां पे आएगा जनरल रिजर्व, यहां दिया होगा 1/4/19 ओपनिंग बैलेंस प्लस क्रिएटेड इन 1920. अब ये यहां आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां आ जाएगा. फिर यहां पर आएगा कैपिटल रिजर्व, और यहां पे आएगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. तरह तरह के रिजर्व जो भी कंपनी बनाती है, ये रिजर्व्स क्यों बनाती है? कंपनी आने वाले समय के लिए पहले से रिजर्व बनाती है, कंटिंजेंसीज के लिए. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आ जाएगा. फिर इसके बाद इसी के नीचे आएगा यहां सरप्लस अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रो अकाउंट. एक तरह से ये मैं कह रहा था पीएल एप्रो तो बनेगा, मगर कहां बन रहा है, किधर जाके बन रहा है? ये बन रहा है किसके घर में? रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर में. यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस 1419 को पीएल का, यहां अंदर बन रहा है ये, प्लस नेट प्रॉफिट, ये जो पीएल से आया आफ्टर टैक्स. ये जो मैंने अभी बोला जो आपने पीएल बनाया, ये कहां से? करंट ईयर पीएल, यहां से आएगी ये फिगर, यहां आएगी. माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये यहां पर आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. माइनस इंटरिम डिविडेंड ऑफ 1920, यहां माइनस होगा. माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, यहां माइनस होगा. और यहीं पर आएगा डिविडेंड ऑफ 1819 पेड इन 1920, यहां आएगा बस. और इसके बाद जो बचा हुआ है ये जो बचा हुआ है ये बाहर आ जाएगा, और अब जाके रिजर्व ये बाहर आ जाएगा. ये रिजर्व एंड सरप्लस यहां इकट्ठा हो जाएगा. ये यहां, तो अब ये टोटल जो आएगा ये टोटल बैलेंस शीट में जाएगा. तो कोई बोलेगा प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन का क्या हुआ? प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में भी तो बटेगा, यही तो एप्रोप्रिएशन है जिसको हम बोल रहे हैं या तो सरप्लस या एप्रोप्रिएशन. और ये किसके अंदर बन रहा है? वर्किंग नोट्स में. इट इज बीइंग मेड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड. तो ये जो अमाउंट आएगी ये हाँ, ये जो अमाउंट है इट विल गो टू वेयर? बैलेंस शीट में. इट विल गो टू बैलेंस शीट. यहां ये कहते हैं वो कि ये वर्किंग नोट्स में बनेगा. ये इस कलर से पहचान लेना. ये कलर मैंने वहां भी लगाया, यहां भी लगाया. ठीक है. अब आगे आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. ये भी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है. ये भी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है, यहीं पर आता है. ये भी एक तरह से शेयर वारंट को भी शेयर कैपिटल ही बोलते हैं. ये बस ये पहली आइटम यहां खत्म हो गई. शेयर होल्डर्स फंड इज ओवर हियर, यहां पे ये समाप्त हो गया.
अब एक दूसरी आइटम है बहुत अनकॉमन अनपॉपुलर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जो आपने कभी सुना होगा, एप्लीकेशन मनी तो मिल गया मगर अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए, ये यहां आ जाता है। ये रेयर ही होता है क्योंकि जब एप्लीकेशन मनी मिलता है तो शेयर्स अलॉट भी हो ही जाते हैं। ठीक है, ये यहां आ जाता है। फिर आता है बच्चों तीसरा हेडिंग, नॉन करेंट लायबिलिटी। ये वो लायबिलिटी है लंबे समय वाली, मोर देन 12 मंथ्स, मोर देन वन ऑपरेटिंग साइकिल। नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए, कंपनी की वो लायबिलिटी जो उसने आउटसाइडर को पे करनी है लंबे समय के लिए। ए लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें डिबेंचर्स आ जाते हैं। तो जैसे आप कोई पूछे डिबेंचर इशू करेंगे तो कहां लेंगे, अब जैसे कोई आपसे पूछे कैपिटल, जब आप इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं कैपिटल कहां लेते हैं, तो आप बोलेंगे सर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हम लेंगे शेयर कैपिटल। अच्छा जनरल रिजर्व कहां लेंगे, सर जनरल रिजर्व लेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अच्छा डिबेंचर्स कहां लेंगे, सर डिबेंचर्स लेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में, लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स यहां लेंगे, यहां लेंगे। बी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और डी लास्ट में लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब आता है लास्ट है करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं। अब इसमें है ए शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लायबिलिटीज, डी लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं यहां आता है। और ये हमारी लायबिलिटी साइड एक तरह से पूरी हो जाती है। वैसे तो यदि जगह हो, इसी के नीचे क्या शुरू हो जाना चाहिए, इसी के नीचे क्या शुरू हो जाना चाहिए, असेट्स। लेकिन यहां क्योंकि मेरा पेज भर गया है, अब असेट्स मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, बट इसी के नीचे है, टी शिफ्ट तो है ही नहीं, पहले लायबिलिटीज लिखो, उसी के नीचे क्या शुरू हो जाओ, असेट शुरू हो जाओ। ये मेरा टोटल आ गया लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल। अब मेरी असेट शुरू हो गई है लेकिन मुझे मजबूरी में नेक्स्ट स्टेज लेना पड़ रहा है। अब यहां पर आता है मेरे पास एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स। ये जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं, जो एसेट लैंड एंड बिल्डिंग है, वो नॉन करेंट एसेट्स में आती हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, फर्नीचर, फिक्चर्स। ए फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स होती हैं बच्चों टैंजिबल, टेंजिबल एसेट्स। प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग विच कैन बी टच्ड एंड सीन, उनको हम बोलते हैं टेंजिबल। सेकंड इंटेंजिबल, इसमें आती है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो दिखती नहीं है मगर एसेट्स होती हैं। थर्ड बहुत रेयर होती हैं, कैपिटल WIP, वो फिक्स एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ इंटेंजिबल
assets under WIP. जैसे आजकल लोग कोरोना पे दवाई बना रहे हैं, तो वो उनकी एसेट हो जाएगी, पेटेंट होगा, लेकिन अभी बन रही है, तो वो वाली दवाई, वो कोरोना वाली दवाई इसमें आ जाएगी। अब आता है बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए होती है। सी, डेफर्ड टैक्स एसेट। कभी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है तो लॉन्ग टर्म में जाती है, ये डेफर्ड टैक्स एसेट है। कभी हमारा ज्यादा चला गया तो हमें रिफंड मिल जाता है, वो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और फिर आता है अदर नॉन करेंट एसेट्स। इसके बाद बच्चों हमारा अगला पॉइंट है, बस दूसरा और लास्ट हेडिंग है ये बैलेंस शीट का, करंट एसेट्स। और यदि मुझे कोई बोले सर कौन इन्वेस्टमेंट किस में आएगी, यदि मैं बोलूंगा शॉर्ट टर्म है तो करंट में ले लो, और लॉन्ग टर्म है तो यहां ले लो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहां ले लो। सर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ये टेंजिबल में आएगा। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क इंटेंजिबल में आएगा डेप लगाने के बाद। और डेफर्ड टैक्स एसेट हमारा एडवांस चेक चला गया, यहां आएगा। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने दिए हुए हैं जनता को, जो हमने जनता को दिए हुए हैं वो यहां आएगा। और अदर नॉन करेंट एसेट कुछ और जो रह गई हो वो यहां आ जाएगा। ठीक है, करंट एसेट्स। ए, करंट इन्वेस्टमेंट। बी, ये बच्चों 12 मंथ से कम वाली इन्वेस्टमेंट है, जो जल्दी कन्वर्ट होगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्विक कन्वर्टेबल, वो यहां आएंगे। फिर आता है इन्वेंट्रीज, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं जिसको, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, यहां आएगा। सी, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड BR, यहां पर आएगा। वैसे मैं बता दूं, एक नया मुझे याद आया, ये जो फिक्स एसेट्स है इसका नाम बदलकर हो गया प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो टेंजिबल वाली है। हाँ, फिक्स एसेट्स का नाम यही हो गया, PPE हो गया इसका नाम, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा डेटर्स एंड BR। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां पर आता है कैश एंड बैंक बैलेंस, एंड ड्राफ्ट इन हैंड, चेक इन हैंड, सब इसी में आता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यदि हमने एम्प्लॉइज को किसी को 2-3 मंथ्स का एडवांस दिया है, कुछ दिया है, तो यहां पर आएगा। और लास्ट में आता है अदर करंट एसेट्स, यहां पे आएगा। और ये हमारी बैलेंस शीट यहां टोटल हो जाती है। और ये हम सब जानते हैं कि जितनी भी असेट या बैलेंस शीट होती है वो दोनों बराबर होती है, दोनों साइड बराबर होती है, असेट की और लायबिलिटी की दोनों साइड बराबर होते हैं। तो बच्चों जैसे अभी हमें कभी कोई पूछे कि बैलेंस शीट में कौन से आइटम किधर लेते हैं, तो अक्सर यह आता है हाउ वुड इट बी शोन इन बैलेंस शीट, हाउ वुड इट बी शोन इन बैलेंस शीट। तो ये बच्चों देखो, ये तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो आइटम है, शेयर कैपिटल है,
शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्स इन अरियर माइनस करने हैं, शेयर फॉर फ्यूचर जोड़ना है। अब ध्यान से सुन ले सब बच्चे, शेयर फॉर फ्यूचर क्या होता है? वो पैसा जो हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए और अभी री इशू नहीं किए, और री इशू हो जाते हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, लेकिन हमने अभी ट्रांसफर ही नहीं किया शेयर फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर जो है, अभी जो शेयर्स अनइशूड हैं तो वो कहां पर आता है? मैं यहां लिख रहा हूं समझाने के लिए। If shares have been forfeited, but not reissued, then share forfeiture account cannot be transferred to capital reserve. So, share forfeiture account is added to capital. कैसे? ये देखिए, जो हम शेयर कैपिटल की वर्किंग करेंगे उसमें आएगा कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन अरियर यदि हैं तो, प्लस शेयर फॉर फ्यूचर यदि कोई है तो, और ये जो अमाउंट आएगी ये बैलेंस शीट में जाती है, जो अभी आपने बैलेंस शीट में लिखा शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब क्या हो गया? कौन सी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के आउटर कॉलम में लेके जानी है? इसका बच्चों जवाब है कॉल्ड अप कैपिटल लेनी है, उसमें से क्या घटाना है? कॉल्ड अप कैपिटल अंदर ही लो, इनर में लो, उसमें से क्या घटाओ? सर कॉल्स इन अरियर घटाओ। ओके, जैसे एग्जांपल है, मान लीजिए हमारी कॉल्ड अप कैपिटल है 9,90,000, कॉल्स इन अरियर कितना है? कॉल्स इन अरियर है जी 7,000, शेयर फॉर फ्यूचर कितना है जी? 6,000 है। ओहो, तो क्या करेंगे? 990 में से 7 घटाओ, ठीक है, 6 जोड़ो, तो 996 माइनस 7 989, ये आउटर कॉलम में आएगा। और यदि ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता, आप लोग रिकॉल करो जिन्होंने शेयर फॉर फ्यूचर पढ़ा है, मैंने अभी एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी, यदि शेयर्स हैव बीन फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड, तो सर आप लोग को याद होगा जब हम शेयर्स फॉरफिट करते हैं मगर उन्हें रीइश्यू नहीं हो पाते वो, तो हम वेट करते हैं, वी वेट, एंड शेयर फॉर फ्यूचर को फिर हम कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते। शेयर फॉर फ्यूचर को कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते बच्चों, वो फॉर फ्यूचर में ही रहता है जब तक शेयर्स रीइश्यूड ना हो जाएं, और जब शेयर्स रीइश्यूड हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके बचे हुए पैसे को कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। ये जिन्होंने शेयर फॉर फ्यूचर पढ़ा है वो जानते हैं, नहीं तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं सब बच्चे। तो ये कुछ बातें और भी हैं, बेसिक बातें हैं ये, आज मैंने शेयर करी।